सभी का स्वागत करता हूं मेरी रेट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम मनोविज्ञान विषय ले रहे हैं और उसमें मूल प्रवृत्तियां और खेल पद्धति पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। सभी क्वेश्चन पीडी पाठक की पुस्तक से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल है, बेन झा है, वर्ड्सवर्थ है, क्रो एंड क्रो है। तो ऑप्शन आपने समझ लिया होगा और मैकडूगल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित पक्ष नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा पक्ष मूल प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है? तो ज्ञानात्मक पक्ष भी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होता है। संवेगात्मक पक्ष मूल प्रवृत्तियों की मुख्य प्रवृत्ति है। क्रियात्मक पक्ष भी मूल प्रवृत्तियों से ही संबंधित होता है। इसलिए तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद में, एक छोटा बालक बहुत बड़ा काला कुत्ता देखकर घर के अंदर दौड़ जाता है। उसमें भय का संवेग उत्पन्न होता है। बालक का व्यवहार आधारित है विज्ञान यानी तर्क आधारित, अनुकरण आधारित, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। उसमें उसको किसी तर्क की जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये उसके स्वभाव पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यह कथन है वर्ड्सवर्थ का, मार्शल का, जेंट्स का, क्रो एंड क्रो का। तो मूल प्रवृत्ति पे यह प्रसिद्ध कथन वर्ड्सवर्थ ने दिया है। संवेग शब्द की यानी इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से, इमोवेट से, इमोव्यूल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द इमोशन की उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। संवेग के संदर्भ में सही कथन है, बालकों की अपेक्षा वयस्कों में तीव्रता कम होती है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में तीव्रता कम होती है, अशिक्षित की तुलना में शिक्षित में तीव्रता कम होती है, उपयुक्त सभी। तो तीनों कथनों में हमें सत्यता नजर आ रही है। तीनों ही कथन सत्य हैं। वयस्कों में संवेग की तीव्रता कम होती है, समय के साथ साथ उम्र बढ़ने पर संवेग की तीव्रताएं कम हो जाती हैं। पुरुषों में संवेग की तीव्रता कम होती है महिलाओं की तुलना में, और शिक्षित व्यक्ति में भी अशिक्षित की तुलना में संवेग कम तीव्र होते हैं। अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है वह खेल है। यह कथन किसका है? यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है खेल के बारे में, और यह कथन हर लोग का है जो ये कहते हैं कि खेल केवल खेल के लिए खेला जाता है। खेल के विषय में सत्य नहीं है। यह जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बिल्कुल सत्य है ये। खेल का क्रिया के सिवा कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये खेल और कार्य में अंतर है कि खेल खेल के लिए खेला जाता है और कार्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। खेल में कुछ सीमा तक रचनात्मकता भी पाई जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कुछ खेल हैं जैसे पहाड़ बनाना है, घर बनाना है, इन सब में रचनात्मकता का भी पुट होता है, नए नए विचार आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही विषय होगा। ये सभी सत्य कथन हैं तीनों ही। इसके बाद में, खेल प्रणाली का दोष नहीं है। खेल प्रणाली में कौन सा दोष है, कौन सा नहीं है, उसके विषय में प्रश्न है। ये सभी विषयों के शिक्षण में उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये खेल प्रणाली का दोष है। गंभीर विषयों में ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। गंभीरता का अभाव होता है क्योंकि मनोरंजन का साधन है ये। समय के दुरुपयोग की भी संभावना होती है। मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण होता है। तो ये खेल प्रणाली का एक गुण है जिसमें हम
मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण कर सकते हैं, यानी हम उनकी दिशा को बदल सकते हैं और मूल प्रवृत्तियों पे एक तरह से नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये खेल प्रणाली का एक गुण है, उसका दोष नहीं है। खेल के लिए जीवन की क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्टैनले हॉल, फ्रोबेल, जॉन डेवी, मारिया मांतेसरी। तो खेल के लिए जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धांत जॉन डेवी ने दिया था और ये सबसे मान्य सिद्धांत भी है, क्योंकि बच्चा खेल को जीवन की क्रियाशीलता के हिसाब से खेलता है, उसको जीवन में एक्टिविटी चाहिए और उसकी पूर्ति वो खेलों के माध्यम से करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बालक रेत या मिट्टी के पहाड़, टीले आदि बनाता है और तोड़ता है। यह किस प्रकार के खेल का उदाहरण है? लड़ाई के खेल, गतिशीलता के खेल, परीक्षणात्मक खेल, रचनात्मक खेल। तो आप सभी ने खेले होंगे इस तरह से मिट्टी के घरौंदे बनाना, और ये रचनात्मक खेल हैं, सृजनात्मक खेल हैं ये। इसके बाद में खेल के लिए अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, जॉन सीले हैं, दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। खेल के लिए अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार अतिरिक्त शक्ति होती है बालकों में और उनको बाहर निकालने के लिए, उसका व्यय करने के लिए वो खेल खेलते हैं। और ये सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन सीले दोनों ने दिया है। गुड़िया से खेलने वाली बालिका अज्ञात रूप से अपने भावी जीवन की देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त करती है। यह सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पूर्व अभिनय का सिद्धांत और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे खेल इसलिए खेलते हैं जिससे वो अपने वयस्क जीवन के लिए खुद को तैयार कर सकें। एक बच्ची गुड़िया से खेल रही है क्योंकि आगे भावी जीवन में वो माता बनेगी, तो उसकी वो एक तैयारी कर रही है। ये पूर्व अभिनय का सिद्धांत है। उसके बाद में बालक अपने खेल में प्रजातीय अनुभवों की पुनरावृत्ति करता है। खेलों के लिए यह सिद्धांत किसने दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने, जॉन डेवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, हरलॉक ने। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल के अनुसार मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो बंदर और इस तरह की प्रजातियों से हुआ है, जिसमें वो अपने प्रजातीय विकास में दौड़ना, भागना, शिकार करना ये सब करता था। और उन्हीं प्रजातीय अनुभवों की पुनरावृत्ति वो खेलों के माध्यम से करता है। खेल इसलिए खेला जाता है जिससे व्यक्ति उस शक्ति को फिर प्राप्त कर ले जो उसने कार्य करते समय थकने में नष्ट कर दी थी। यह सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिद्धांत है पुनः प्राप्ति का सिद्धांत और ये लेजरस ने दिया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये पुनः प्राप्ति का सिद्धांत है, इसे विश्राम का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लेजरस ने दिया है। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक, नैतिक, संवेगिक, उपरोक्त सभी। तो सारे ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है खेल, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न टोली के अंदर खेलता है, प्रतिस्पर्धा करता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, हार बर्दाश्त करना। संवेगिक है क्योंकि संवेगों का नियंत्रण उसे करना पड़ता है, उसे हार भी डाइजेस्ट करनी पड़ती है। शिक्षा में खेल प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? कोल्डवेल को, फ्रोबेल को, डाल्टन को, मारिया मांतेसरी को। तो शिक्षा में खेल प्रणाली का जनक माना जाता है फ्रोबेल को, और इनका सबसे बड़े समर्थक हैं कोल्डवेल।
मेरा विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। यह कथन है, यह प्रसिद्ध कथन है कोल्डवेल का। बालक को मौलिक अन्वेषक की भूमिका में जिस पद्धति में रखा जाता है, डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, तो बालक को मौलिक अन्वेषक की भूमिका में रखा जाता है। उसे किताब और यंत्रों के साथ छोड़ दिया जाता है जिससे वो खुद ज्ञान की खोज कर सके। वो पद्धति है ह्यूरिस्टिक पद्धति, जो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। बालक विभिन्न उपकरणों को देख करके अंक गणित, रेखा गणित और अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है। यह कौन सी पद्धति है? किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति। तो ये पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी, जिसमें बालक विभिन्न उपकरणों को देखकर अंक गणित, रेखा गणित, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2-3 बार आप इनको रिपीट करेंगे, निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा अधिगम हो जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप सभी का धन्यवाद।